नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जिसका इतिहास तो हजारों साल पुराना है, पर जिस पर खुलकर बात करने में अक्सर झिझक होती है। आत्मानंद, या जिसे हस्तमैथुन भी कहते हैं। हमारे पास आत्मानंद का इतिहास से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो दिखाते हैं कि वक्त के साथ इसे कैसे देखा गया है। हाँ, और ये नजरिया बहुत बहुत बदलता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये सच है कि इसके सबूत हमें प्रागैतिहासिक काल तक मिलते हैं, हजारों साल पहले? जी हाँ, बिल्कुल। आप यकीन करेंगे, लगभग 30,000 साल पुरानी गुफा कलाकृतियां मिली हैं जिनमें इसके साफ चित्रण है। 30,000 साल, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई नई बात नहीं, बल्कि मानव व्यवहार का एक बहुत ही स्वाभाविक और कह सकते हैं पुराना हिस्सा रहा है। तो फिर प्राचीन सभ्यताओं में क्या नजरिया था, जैसे मिस्र या ग्रीस में? हाँ, वहाँ काफी अलग माहौल था। प्राचीन मिस्र में तो इसे दैवीय शक्ति से जोड़ा गया था। दैवीय शक्ति कैसे? उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से जो देवता आतुम थे, कहा जाता है कि उन्होंने हस्तमैथुन से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। अच्छा, मतलब इसे एक तरह से पवित्र माना जाता था। एक तरह से हाँ, इसे एक रचनात्मक शक्ति की तरह देखा गया। और अगर प्राचीन ग्रीस की बात करें, हाँ, वहाँ क्या था? सुना है काफी खुलापन था। बिल्कुल, वहां इसे जीवन का एक सामान्य स्वीकृत हिस्सा मानते थे। कोई बड़ी बात नहीं थी। दार्शनिक डायोजनीज जैसे लोग तो सार्वजनिक रूप से भी इस पर बात करने या इसे करने से हिचकते नहीं थे। उनके लिए बस एक शारीरिक क्रिया थी। यहाँ तक तो ठीक था। एक तरफ पवित्र या सामान्य माना जा रहा है, फिर ये नजरिया इतना नकारात्मक कैसे हो गया? ये बदलाव कब और क्यों आया? हाँ, यहीं से कहानी पलटती है। असल बदलाव आया 18वीं सदी में, खासकर पश्चिमी दुनिया में। तब पश्चिमी चिकित्सा ने इसे एक बीमारी की तरह देखना शुरू कर दिया। बीमारी? हाँ, यहाँ तक कि जो शब्द है मास्टरबेशन, वो खुद लैटिन के मैनुअस यानी हाथ और स्टुप्रारे यानी अपवित्र करना, इनसे मिलकर बना है। तो शब्द में ही नेगेटिविटी है। और वो एक पैम्फलेट का जिक्र आता है, उनैनिया। हाँ, 1712 में एक गुमनाम लेखक का पैम्फलेट था, उनैनिया। उसने तो जैसे आग ही लगा दी। उसमें बिना किसी भी वैज्ञानिक सबूत के ये दावा किया गया कि हस्तमैथुन से नपुंसकता, अंधापन, याददाश्त का जाना, ऐसी न जाने कितनी भयानक बीमारियां होती हैं। बाप रे, सिर्फ एक पैम्फलेट से? हाँ, और उस पैम्फलेट ने लोगों के मन में ऐसा डर बिठाया, डॉक्टरों तक के मन में, कि उसका असर सदियों तक रहा। और फिर 19वीं सदी में हालत और खराब हुई। और ज्यादा? तब इसे सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक बीमारियों से भी जोड़ा गया। पागलपन, कमजोरी, नैतिक पतन, इन सब के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार था? बिल्कुल नहीं। ये दिलचस्प बात है कि ये पूरा बदलाव वैज्ञानिक तथ्यों पर नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक सोच, नैतिक डर और धारणाओं पर आधारित था। तो विज्ञान ने कब इसे चुनौती दी? वो किन्से और मास्टर्स एंड जॉनसन का काम? हाँ, 20वीं सदी में आके चीजें बदलनी शुरू हुई। अल्फ्रेड किन्जे ने 1940-50 के दशक में हजारों लोगों पर स्टडी की, उनके यौन व्यवहार को समझा। फिर 1960 के दशक में मास्टर्स और जॉनसन ने लैब में मानव यौन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। ये बहुत क्रांतिकारी काम था उस वक्त। और इन स्टडीज से क्या पता चला? इनसे साफ हो गया कि हस्तमैथुन एक बहुत ही आम, बेहद कॉमन मानवीय व्यवहार है और इसका उन भयानक बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है जिनका डर सदियों से दिखाया जा रहा था। ये यौनिकता का एक सामान्य और हानि रहित हिस्सा है। तो मतलब विज्ञान ने उन पुरानी गलत धारणाओं को तोड़ा? हाँ, एक तरह से विज्ञान ने मिथकों को दूर किया। तो आज हम कहाँ हैं? आज मेडिकल साइंस क्या कहता है? देखिए, 21वीं सदी तक आते आते दुनिया के ज्यादातर बड़े मेडिकल और साइकोलॉजिकल संस्थान इसे मानव कामुकता का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा मानते हैं। तो वैज्ञानिक स्तर पर तो सहमति है। हाँ, वैज्ञानिक सहमति बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि सामाजिक स्तर पर शर्म और झिझक कई जगहों पर अब भी है, वो एक अलग बात है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये इतिहास हमें क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल प्राकृतिक मानवीय व्यवहार को लेकर समाज का नजरिया कितना बदल सकता है। कभी उसे पवित्र माना गया, फिर उसे बीमारी और पाप का दर्जा दिया गया, और अब विज्ञान उसे फिर से सामान्य कह रहा है। ये दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक मान्यताएं, डर, गलत जानकारी, ये सब मिलकर किसी चीज की हमारी समझ को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। और जिसे हम सच या तथ्य मानते हैं, वो भी समय और समाज के साथ बदलता रहता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, यही कि भविष्य में और क्या बदलेगा,
क्या कोई नई सामाजिक लहर या कोई नई वैज्ञानिक खोज इस विषय पर हमारी समझ को फिर से बदल देंगी? ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा व्यक्तिगत भी रहा है और ऐतिहासिक रूप से विवादित भी। तो आगे क्या होगा, ये सोचना दिलचस्प है। वाकई ये सोचने वाली बात है।